नमस्कार। आज का पाठ दिगंत पुस्तक में दिए गए भगत सिंह के एक पत्र और एक लेख पर आधारित है। भगत सिंह, इस नाम को शायद ही कोई भारतवासी हो जो नहीं पहचानता होगा। भगत सिंह अपनी शहादत से सच्चे मायने में अमर हो गए। हम उन्हें एक महान देशभक्त के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपने उसूलों पर अटल रहने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई। अपने आदर्शों के नाम अपना पूरा जीवन भेंट कर दिया। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने मौत की सजा सुनाई थी और हुक्म के अनुसार उन्हें 23 मार्च 1931 में लाहौर में फांसी लगा दी गई थी। इस समय भगत सिंह की उम्र थी मात्र 23 साल। इसीलिए लगभग अनिवार्यतः ही जब भी उनका नाम लिया जाता है तो उन्हें शहीद भगत सिंह कहा जाता है। भारत के अनेक शहरों में शहीद भगत सिंह की स्मृति को सम्मानित करने के लिए सड़कों और मोहल्लों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। लाहौर में भी चर्चा हो रही है कि जिस चौक पर उन्हें और उनके मित्रों और सहयोगियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उसे शहीद भगत सिंह चौक का नाम दिया जाए। आज जहां यह चौक खड़ी है, वह स्थान लाहौर का सेंट्रल जेल का फांसी तख्त हुआ करता था। 1960 के दशक में सेंट्रल जेल को तोड़कर यहां एक कॉलोनी बना दी गई थी और फांसी तक के स्थान पर एक चौक बना था। यानी कि सीमा के उस पार पाकिस्तान में भी भगत सिंह की बहादुरी प्रसिद्ध है। जाहिर सी बात है कि इनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत और इतना प्रेरणात्मक था कि इनके जीवन पे 6-7 फिल्में भी बन चुकी हैं और अनेक इतिहासकारों और पत्रकारों ने इनकी जीवनी लिखी है। इनमें भारत के प्रतिष्ठित पत्रकार कुलदीप नायर की 2007 में प्रकाशित विदाउट फियर यानी डर के बिना ये उल्लेखनीय है। जीवनी के शीर्षक से ही आप देख सकते हैं कि निडर होना शहीद भगत सिंह की पहचान का सबसे विशिष्ट पहलू रहा है। बचपन से लेकर अपनी शहादत तक उन्होंने बार बार अपनी निर्भयता का परिचय दिया। जब वो 10-11 साल के थे, तब एक दिन खेत में सूखे डंठल बो रहे थे। उनके गांव के बुजुर्ग ने पूछा, क्या बो रहे हो? तो बालक का जवाब था, बंदूकें बो रहा हूं अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए। 21 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के अन्यायी कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जब वे दिल्ली के केंद्रीय सभा में बम फोड़ते हैं, तो स्वतः पुलिस की हिरासत में जाते हैं। न तो वे गिरफ्तारी से डरे और न फांसी की सजा से। फांसी के तख्त पर ले जाने के लिए जब जेलर उन्हें लेवाने आते हैं, तो भगत सिंह एक किताब में मग्न थे। वो जेलर से कुछ मिनट इंतजार करने का आग्रह करते हैं, जिससे कि वे किताब का पन्ना अंत तक पढ़ सकें। आइए इस मुद्दे पर विचार करें कि शहीद भगत सिंह इस अडिग निर्भयता के स्वामी वो कैसे बने। पहला कारण उनका पारिवारिक माहौल था। उनके पिता चाचा दोनों स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय क्रांतिकारी थे। अपने संघर्ष के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने दोनों को जेल में कैद किया था। बचपन से ही शहीद भगत सिंह ने देशभक्ति का सबक सीखा। उनकी मां की सोच भी क्रांतिकारी थी। उन्होंने अपने पुत्र को घर के बड़ों की चुनी हुई राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्हें जोखिम उठाने से कभी नहीं रोका। दूसरा कारण था उस समय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और इसका युवकों पर प्रभाव। जलियांवाला बाग कांड के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए क्रांतिकारी बना दिया। जलियांवाला कांड के बाद जब वह 12 साल के थे, भगत सिंह 40 किलोमीटर पैदल गए, वहां से मिट्टी लेकर के आए और रोज उसकी पूजा करते थे। अब आपकी पुस्तक में बताया गया है कि लाहौर में छात्र जीवन में ही उनकी दोस्ती अपने जैसे लक्ष्यनिष्ठ और जागरूक युवकों से हो गई थी। किशोरावस्था में ही भगत सिंह की मित्रता ऐसे लड़कों से हुई जो देश की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। उनके कई मित्र आगे चलकर क्रांतिकारी बने। 21 साल की उम्र में
उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ एक क्रांतिकारी संस्था का संगठन किया और अपनी गिरफ्तारी तक उसका संचालन भी किया। भगत सिंह के निडर स्वभाव का तीसरा कारण था उनका पाठन। वे बहुत चाव से किताबें पढ़ते थे, खासकर इतिहास और राजनीति शास्त्र से संबंधित किताबें। उनकी कविताएं पढ़ने में भी रुचि थी। उन्होंने वॉल्ट विटमैन नाम के एक कवि की कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं का गीत का एक अंश अपनी डायरी में उतारा था, जो आपकी किताब के पृष्ठ 68 पर दिया गया है। वॉल्ट विटमैन को संयुक्त प्रांत अमेरिका यानी यूएसए का राष्ट्र कवि माना जाता है। आइए इस कविता की कुछ पंक्तियों पर गौर करें, जो आपकी किताब के पृष्ठ 68 पे है। दफन न होते आजादी पर मरने वाले, पैदा करते हैं मुक्ति बीज, फिर और बीज पैदा करने को, जिसे ले जाती दूर हवा और फिर बोती है, और जिसे पोषित करती हैं वर्षा और जल हिम, पोषित करते हैं वर्षा और जल हिम। देह मुक्त जो हुई आत्मा, उसे न कर सकते विच्छिन्न अस्त्र शस्त्र अत्याचारी के, बल्कि हो अजय रमती धरती पर, मरमर करती बतियाती चौकस करती। इस प्रकार की रचनाएं पढ़कर भगत सिंह ने भय पर विजय पा ली थी, और कहते हैं कि जब फांसी के तख्त पर भी चढ़ रहे थे तो चढ़ते समय भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पुस्तकों के अलावा अन्य कलात्मक कृतियां में भी उनकी रुचि थी। हाल में ही भगत सिंह के बारे में छपे पंजाब केसरी अखबार में एक लेख से हमें ज्ञात होता है कि कॉलेज के दिनों में भगत सिंह एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों में हिस्सा लिया। भगत सिंह को कुश्ती का भी शौक था। अभिनय के कला का उन्होंने क्रांति में प्रयोग किया, जबकि अंग्रेजों की निगरानी से बचने के लिए अपना वेश इस हद तक बदल दिया कि वे सिपाहियों की नजर के सामने से निकल जाते थे और उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता था। उनके क्रांतिकारी जीवन से तो हर एक व्यक्ति परिचित है, लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं कि वे एक अव्वल दर्जे के लेखक भी थे। उनकी कलम में भी उतनी ही ताकत थी जितना उनकी गोलियों और बम में थी। उनके लेख अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाओं में छपे। इनमें से कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप से उनका संबंध विशेष स्थान रखता है। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह के जीवन में मार्गदर्शक और मित्र के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। समाचार नामक ई मैगजीन में एक आलोचक लिखते हैं कि भगत सिंह की लेखन शैली कमाल की थी। वे शब्दों का इतना सटीक चयन किया करते थे कि उनके प्रभाव से बच पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इतने धारदार लेखन के पीछे भगत सिंह का अध्ययन था। उनके बचपन से ही पढ़ने का शौक था, और इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है वो किताबों को पढ़ते नहीं बल्कि निगल जाते थे। उस जमाने में विवाह कम उम्र में हो जाता था। जब भगत सिंह 15 वर्ष के हुए तो उन पर भी परिवार वालों ने दबाव डाला। उन्होंने अपने पिता के नाम एक पत्र में लिखा और घर छोड़कर कानपुर चले गए। पत्र में भगत सिंह लिखे, उन्होंने अपना जीवन आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्पित करने का निश्चय कर लिया है, इसीलिए वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त रहना चाहते हैं। अब 15 साल की उम्र कैसी होती है आप सभी जानते हैं। आपसे कुछ ही वर्ष छोटे रहे होंगे उस समय, लेकिन इस उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ रखी थी कि उन्हें समाचार पत्रों में लेख लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। वे पत्रकारिता अज्ञात नामों से करते थे। बलवंत सिंह नटवर, कृष्ण मोहन, ये सब भगत सिंह के लेखन के नाम थे। भगत सिंह पंजाबी पत्रिका कीर्ति के लिए भी रिपोर्टिंग और लेखन करते थे। कीर्ति में वे विद्रोही के नाम से लिखते थे। दिल्ली से ही प्रकाशित पत्रिका महारथी में भी वे लगातार लिखते रहे। आपकी पुस्तक में भगत सिंह की प्रमुख रचनाओं का विवरण दिया हुआ है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में लिखे 1924 में। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित लेख। युवक मतवाला में फिर 1924 में प्रकाशित। मैं नास्तिक क्यों हूँ
1930 या 31 के समय का लेख है। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित की गई थी। उन्होंने सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद भी किया, जेल डायरी लिखी। इस सब से आप जान सकते हैं कि भगत सिंह केवल क्रांति की बात ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने एक पत्रकार और लेखक के रूप में भी समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया। हिंदू मुसलमान झगड़ों से परेशान होकर और साम्यवादी विचारधारा यानी सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने अपने आप को नास्तिक करार कर दिया। यह निर्णय समझाते हुए वह लिखते हैं, मैं जानता हूं कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्वमय बना सकता था, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अंततः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूं। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूं। भगत सिंह, आप देख रहे हैं, अपने विचारों को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की कला में निपुण थे। आज के पाठ में जो लेख हम पढ़ेंगे उनमें से एक क्रांतिकारी रचना का उदाहरण है और दूसरा व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्वों का। पहला लेख एक निबंध है जिसका शीर्षक है विद्यार्थी और राजनीति। ये लेख आज से लगभग 100 साल पहले लिखा गया, परंतु यह मुद्दा आज भी वाद विवाद का ज्वलंत विषय है। आप में से कईयों ने अपने परिवारजन और अन्य शुभचिंतकों से जरूर सुना होगा कि पढ़ाई लिखाई करो, नेतागिरी से दूर रहो। इस निबंध में भगत सिंह ऐसे नसीहतों का उत्तर देते हैं। दूसरा लेख जो है वो एक पत्र है जो भगत सिंह जेल से अपने मित्र सुखदेव को लिखते हैं, लेकिन इस पत्र का लहजा क्रांतिकारी ना होकर पूर्णतः व्यक्तिगत है। इसमें दो नौजवान दोस्तों के बीच जीवन के मूल सिद्धांतों पर बात हो रही है। अगले वीडियो में इस पत्र और इस निबंध को हम विस्तार से पढ़ेंगे। विद्यार्थी और राजनीति। इस निबंध का ढांचा एकदम वकीली तर्क के जैसा है। पहली ही पंक्ति में विपक्षीय दलील जिसकी आलोचना और खंडन किया जाना है उसे परोक्ष रूप से सामने रख दिया जाता है। फिर वर्तमान स्थिति का विवरण दिया गया है, जैसे कि वकील अपना सबूत पेश करता है जिससे उसकी बात साबित हो सके। आखिरी हिस्से में अपने नजरिए के बचाव में तथ्य पेश करते हैं और पढ़ने वालों को अपनी बात मानने पर विवश कर देते हैं। इस ढांचे के अनुसार हम निबंध को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पृष्ठ 69 के पहले अनुच्छेद में आरोप का खाका खींचा गया है। पृष्ठ 69 के दूसरे अनुच्छेद से लेकर के पृष्ठ 70 के दूसरे अनुच्छेद तक आरोप में रेखांकित सोच के से क्या क्या हानि हुई है उसे दिखाकर दलीलें दी गई हैं, और आखिरी 3 अनुच्छेद जो पृष्ठ 70 पे हैं में विपरीती विचारों की अवलेखना की गई है। भगत सिंह का आरोप है कि समाज में एक गलत अवधारणा जड़ पकड़ रही है कि पढ़ने वाले नौजवान को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस सोच को हकीकत में बदलने वाली संस्थाएं हैं उस समय में जो पंजाब की सरकार थी, जो विदेशी हुकूमत के अंतर्गत काम कर रही थी। इसने यह कानून बना दिया था कि कॉलेज में दाखिले के लिए हर आने वाले विद्यार्थी को लिखित में देना होगा कि वे पॉलिटिकल कामों यानी राजनीतिक कार्यों से दूर रहेंगे। भगत सिंह 2 हस्तियों का नाम भी लेते हैं जो इस सोच का समर्थन करते थे, ईश्वर चंद्र नंदा और सर अब्दुल कादिर। ईश्वर चंद्र नंदा सुप्रसिद्ध नाटककार थे उस समय के और लाहौर के प्रख्यात दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल रहे 20 साल तक। सर अब्दुल कादिर एक नामी वकील और संपादक थे जो 1925 में ब्रिटिश भारत
में पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। यानी शिक्षा प्रशासन के चरम सीमा पर बैठे हुए लोगों का मानना था कि विद्यार्थियों को राजनीति से पृथक ही रहना चाहिए। ऐसे विचारों को भगत सिंह दोषपूर्ण मानते हैं। आरोप स्पष्ट करने के बाद वे बताते हैं कि ऐसी सोच रखने से पंजाब के प्रदेश को हानि हुई है। जो शिक्षा प्रणाली नौजवानों को देश के बारे में सोचने से रोके, उसे भगत सिंह खोखली मानते थे। हालांकि वे इस बात पे जोर देते हैं कि विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना, लेकिन देश के भले के बारे में सोचना भी आवश्यक है। उनके अनुसार जो बनावटी शुभचिंतक कॉलेज के विद्यार्थियों से यह कह रहे हैं कि तुम हो ही क्या, कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा मत लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। वे, भगत सिंह कहते हैं, उन्हें चालाकी से गुमराह कर रहे थे, क्योंकि आगे चलकर अगर विद्यार्थी सिर्फ रोजगार कमाने में जुट जाएगा तो उसके विकास पर अंकुश लग जाएगा। वह सही मायने में तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा रोजमर्रा की समस्याओं में उलझा रहेगा। अपने प्रतिद्वंदियों की सोच को गलत साबित करने के लिए वे व्यवहारिक राजनीति की व्याख्या करते हैं। वे यह समझाते हैं कि गुमराह करने वालों के अनुसार राजनीति सिर्फ उन कामों को करने से होती है जिससे तत्कालीन सरकार नाराज हो। याद रखें, जब यह निबंध लिखा गया था उस समय भारत में विदेशी सरकार थी, तो यानी विद्यार्थी वाइसरॉय या अंग्रेजी शासक के किसी अफसर के स्वागत अभिनंदन में जाए तो यह राजनीति नहीं कहलाएगा। परंतु अगर वही विद्यार्थी जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी या किसी और स्वतंत्रता सेनानी की सभा में शामिल हो तो उस पर राजनीति करने का दोष लगाया जाएगा। तर्क संगत रूप से ये स्थापित करते हैं कि तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार राजनीति न करने का मतलब हुआ सत्तारूढ़ लोगों की खुशामदी करना। अतः जो परिचारक या प्रोफेसर यह सिखा रहे हैं कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति से दूर रहो, वाकई में यह कह रहे हैं कि जो सरकार सत्ता में है, जो सरकार पावर में है, उसकी खुशामद करो। भगत सिंह कहते हैं, हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह से कहें कि विद्यार्थी वफादारी के पाठ पढ़ें। यानी उल्टी तरह से विद्यार्थियों को देशद्रोह करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि तत्कालीन सरकार विदेशी डाकू है। इसके प्रति वफादारी करना गद्दारी है। अब आते हैं आखिरी दो अनुच्छेदों पर। इनमें अपने पक्ष को सबल कर रहे हैं। इसमें वे नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अन्याय देखकर चुप न रहें, उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उर्जित कर रहे हैं। ध्यान में रखें कि स्वतंत्रता अभियान में जी जान से लगने के लिए भगत सिंह ने भी अपने घर वालों की इच्छाओं के विपरीत वो विवाह करने से मना कर दिए थे। इसी सोच को दोहराते हुए कहते हैं, क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों से क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकता है जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकता है यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा न लगाया हो। अंतिम अनुच्छेद में वे दो उदाहरण देते हैं जिससे साबित होता है कि विद्यार्थियों का अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। पहले विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब इंग्लैंड के विद्यार्थियों को पहले विश्व युद्ध के समय सेना में शामिल किया गया तो वो भी एक पॉलिटिक्स या राजनीति था, और यह निर्णय सही ब्रिटेन के हित में था। हाल में ही उस समय हुए गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का संदर्भ लेते हुए कहते हैं कि अहमदाबाद के जो विद्यार्थी वहां के किसानों की
ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक कर के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहे हैं, क्या उन्हें मूर्ख कहना सही होगा? यानी भगत सिंह के लिए व्यवहारिक राजनीति भी एक तरह की शिक्षा थी, जो हर विद्यार्थी को ग्रहण करनी चाहिए। निबंध की अंतिम पंक्तियों में वे फिर से दोहराते हैं कि उनका उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्या से दूर रखना नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा को और पुख्ता करना है। वे कहते हैं, वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें। अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरना बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। निबंध की अंतिम पंक्तियों में क्रांति का भाव प्रमुख है। ऐसी शिक्षा जो अन्याय का विरोध करने से प्रतिपादित करे, जो यह न सिखाए कि देशवासियों के शोषण को रोकने के लिए राजनीति में उतरो, वो शिक्षा हर नागरिक को और पूरे देश को असुरक्षित करती है। वो अधूरी ही नहीं, वो गलत शिक्षा है। यहां हम भगत सिंह का जो निबंध है, विद्यार्थी और राजनीति, इसकी व्याख्या खत्म करते हैं। याद रखें कि निबंध का मुख्य बिंदु है सही शिक्षा का मतलब समझना, व्यवहारिक राजनीति को परिभाषित करना और तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युवाओं में क्रांति का बीज बोना। अब हम पाठ में दिए हुए दूसरे लेख की चर्चा शुरू करते हैं। यह लेख एक पत्र है, एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को लिखा गया पत्र। यह साधारण मित्रता नहीं है और ये पत्र साधारण हालतों में नहीं लिखा गया है। दोनों मित्र क्रांतिकारी हैं और उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया है। दोनों मित्र पत्र लिखने के समय जेल में कैद हैं। पत्र के लिखने और पढ़े जाने के कुछ दिनों बाद दोनों मित्रों को फांसी दे दी जाएगी और वे एक साथ इस दुनिया से विदा लेंगे। पत्र लिखने वाले भगत सिंह हैं और इस पत्र को जिनके नाम लिखा गया है वो उनके हम उम्र मित्र सुखदेव हैं। दोनों युवक इस समय कुछ 21-22 साल के आसपास की उम्र है उनकी। पत्र की पहली पंक्ति में हमें बताते हैं, यह हमें पता चलता है कि ये एक जवाबी पत्र है। भगत सिंह सुखदेव द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी का उत्तर दे रहे हैं। उनके मित्र ने जो शंकाएं प्रकट की हैं, भगत सिंह उसका समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पत्र का संदर्भ समझिए। दोनों मित्रों को अंग्रेजी अफसर की हत्या करने और विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में दिल्ली जेल में रखा गया, फिर पंजाब के लाहौर जेल में भेज दिया गया। दिल्ली के जेल में उन्हें किताबें पढ़ने की अनुमति थी, खाना भी ठीक ठाक था, लेकिन लाहौर के जेल की स्थिति बहुत खराब थी। सभी कैदियों की हालत सुधारने के लिए भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिस भूख हड़ताल में उनके एक सहयोगी जतिन दास की मृत्यु हो गई। कोर्ट के मुकदमे की दिशा ऐसी चल रही थी कि मृत्यु दंड मिलना लगभग निश्चित लग रहा था। इस घटनाक्रम से कोई भी व्यक्ति हताश हो जाएगा और पत्र से प्रतीत होता है कि सुखदेव निराशा से ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन भगत सिंह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पत्र से साफ जाहिर है कि सुखदेव जेल के कठोर जीवन से दुखी होकर आत्महत्या करना चाहते हैं। सुखदेव को लग रहा है कि उनके जीवित रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। इस नकारात्मक सोच का खंडन करते हुए भगत सिंह कहते हैं, ये पृष्ठ 71 के दूसरे अनुच्छेद में है, मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। अपने मित्र को समझाने के लिए भगत सिंह पुरानी बातें याद दिलाते हैं। एक समय था जब भगत सिंह सोचते थे क्रांतिकारी के लिए पकड़े जाने से अच्छा है आत्महत्या कर लेना। पत्र में और आगे
पृष्ठ 74 के 5वें अनुच्छेद में वे याद करते हैं कि इस विषय में दोनों मित्रों में पहले भी जेल में कैद होने के पहले भी यह बात हो चुकी है कि क्या क्रांतिकारियों को जहर अपने पास रखना चाहिए ताकि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे अपनी जान ले सकें। लेकिन जब यह बात उठी थी तब भगत सिंह कहते हैं, आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। भगत सिंह कह रहे हैं कि क्रांति का स्वरूप समय और जगह के अनुसार बदलना पड़ता है। यदि सुखदेव ने गिरफ्तारी से पहले अपनी मर्जी से जान दे दी होती तो वे एक क्रांतिकारी की मृत्यु कहलाती। उस समय यह संदेश जाता भारत की जनता को कि एक वीर युवक ने लड़ाई के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन अगर वे जेल की हालतों से दुखी होकर जान देते हैं तो वे एक कायर की मृत्यु मानी जाएगी जो कष्ट सह न पाया और उसने हार मानकर अपनी जान ले ली। भगत सिंह के लिए जेल जीवन मात्र बस एक पड़ाव है और वहां की दिक्कतें बाहर की दुनिया की परेशानियों से बहुत भिन्न नहीं है। इसीलिए मानसिक बल की मदद से जेल में भी संघर्ष किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। भगत सिंह समझाते हैं कि जेल के कड़े प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संघर्ष का स्वरूप कैसा हो सकता है, वो यह समझाते हैं। पृष्ठ 71 के तीसरे अनुच्छेद में वो कहते हैं, क्योंकि नौजवान भारत सभा का ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। पृष्ठ 72 के चौथे अनुच्छेद में वे इस विषय को दोहराते हुए कहते हैं, हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों का सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्षों के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। यानी कष्ट बर्दाश्त करना अपने आप में संघर्ष का स्वरूप ले सकता है यदि उस कष्ट का निर्धारित लक्ष्य हो। इसी विचार के तहत क्रांतिकारियों ने जेल में भी बिना गोली बंदूक, बिना अखबार पैम्फलेट के आंदोलन किया, अपने शरीर को कष्ट दे करके, भूख हड़ताल पर बैठ करके। पृष्ठ 72 के दूसरे अनुच्छेद में लिखते हैं, हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होकर एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती है। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो स्मरणीय है। क्या इसे आप आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह कहते हैं, मनुष्य को संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, हालात चाहे कैसे भी हो, और हमेशा अपने मन में एक लक्ष्य बनाए रखना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहना चाहिए। पत्र से हमें यह भी पता चलता है कि भगत सिंह किसी भी विचारधारा के अंधे अनुयायी नहीं थे। साम्यवाद के जनक मार्क्स को वो पूजनीय नहीं समझते थे। वो साम्यवाद या कम्युनिज्म के बारे में कहते हैं, पृष्ठ 74 का पहले अनुच्छेद ये शुरू होता है, पृष्ठ 73 के अंतिम पंक्ति में, मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही
एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। साम्यवाद में उनका विश्वास तत्कालीन हालातों से संबंधित है। देश के सामने उस समय जो परेशानियां पड़ी थी, उनसे जूझने के लिए उन्हें साम्यवाद के सिद्धांतों में से मदद मिलती है। सिद्धांतों के अलावा विश्व के पहले साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट देश सोवियत रूस के साहित्य से भी वो उनको प्रेरणा मिलती थी। पृष्ठ 72 पे ही चौथे अनुच्छेद में वे कहते हैं, मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। सबसे अंत में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा भगत सिंह के व्यक्तित्व के उस पहलू की ओर जिसकी हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, उनकी अद्भुत निडरता। पृष्ठ 76 में पहले अनुच्छेद में यह गुण खास तौर पर उभर करके आता है। तो देखते हैं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन यह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न ही वह होगी। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभव से पूर्णतः अवगत हैं। इसीलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। मृत्यु के इतने समीप होकर भी वह देश के हित की बात सोच रहे हैं। उन्हें अपने लिए यश कीर्ति की अभिलाषा नहीं है। वह सिर्फ ये कामना कर रहे हैं कि उनका बलिदान एक बड़े लक्ष्य को साधने में सहायक हो। यदि उनके मृत्यु से ऐसा हल निकल सके जिससे भारत की आज़ादी की लड़ाई में सफलता मिले तो उनके लिए ये आदर्श मृत्यु होगी। निबंध की व्याख्या अंत करने से पहले एक विचार मैं आपके मन में छोड़ना चाहूंगा। इस पत्र का ऐतिहासिक प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी की लड़ाई ने लाखों युवाओं को जोश में भर दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों में ऐसा जुनून था कि उन्होंने अपनी जान तक की चिंता नहीं की। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रसंग के अलावा भी इस निबंध के माध्यम से हम एक गूढ़ जीवन सिद्धांत ज्ञात कर सकते हैं। जीवन में लक्ष्य की प्रधानता ही जीवन को सार्थक बनाती है। ध्यान दें, पृष्ठ 73 के चौथे अनुच्छेद में देखें।
आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल के पूर्व थे, क्योंकि जेल के वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता के उपज हैं। यहां वे इस संभावना का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें और सुखदेव को 14 साल कैद ही सजा सुनाई दी जाएगी। सुखदेव का मानना है कि इतना लंबा समय जेल में बिताना पड़े तो सारे सिद्धांत और लक्ष्य घुट कर मर जाएंगे। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाता है, उसके लिए हालात कभी आसान और आरामदायक नहीं होते हैं, जेल के बाहर और जेल के अंदर। तो ये हम पहले ही जान चुके हैं, भगत सिंह प्रसिद्धि और यश की लालसा तो रखते नहीं थे। उन्हें अपनी देशभक्ति के बदले कोई ऊंचा ओहदा या पुरस्कार नहीं चाहिए था। पत्र के अंत में वो एक ही कामना प्रकट करते हैं जो भविष्य में जाकर पूर्ण रूप से साकार होती है। वो कामना करते हैं कि देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों के से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाएं, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। पाठ का यह भाग समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में इस पाठ के दिए हुए अभ्यास करेंगे।